हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा। आहूजा सर की केमिस्ट्री की क्लास। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने एमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस किया था। और प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन है उनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ में इरेगुलरिटीज ज़्यादा है। इरेगुलरिटीज है यानी रेंडम अरेंजमेंट बन जाते हैं इनके बेसिक स्ट्रेंथ के। तो उसका रीज़न मैंने बताया था आपको कि जो एमीन्स की जो बेसिक स्ट्रेंथ है उसको जो इफेक्ट करने वाले फैक्टर है वो तीन है। फर्स्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट होता है एल्काइल ग्रुप का। तो ये जो एल्काइल ग्रुप जैसे जैसे नाइट्रोजन पर इंक्रीज होते जाएंगे तो ये प्राइमरी एमीन, ये सेकेंडरी एमीन और ये टर्शियरी एमीन। अब इस केस में क्या है बेटा, ये एल्काइल ग्रुप प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट रखता है। यहां पर ये कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट रखता है? प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट रखता है। तो इस हिसाब से तो क्या होना चाहिए, जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होनी चाहिए। तो गैसेस फेज में तो ये बेसिक स्ट्रेंथ हम इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पर ही एक्सप्लेन करते हैं और ये कहते हैं कि लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, यानी प्राइमरी एमीन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एमीन्स जो हैं वो सेकेंडरी एमीन है और सेकेंडरी एमीन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग टर्शियरी एमीन है। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है यहां पर, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, लेकिन किसमें? इन गैसियस फेस। गैसियस फेस में, गैसियस फेस में हम केवल इंडक्टिव इफेक्ट को क्राइटेरिया बनाते हैं। रीजन लिखते हैं बिकॉज प्लस आई एल्काइल ग्रुप इंक्रीज विथ नाइट्रोजन एटम। तो उस वजह से इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बढ़ जाती है। बट एक्वस मीडियम में इनके बेसिक स्ट्रेंथ के रेंडम अरेंजमेंट या इरेगुलर अरेंजमेंट से, मिथाइल आर की वैल्यू मिथाइल है तो कुछ अलग अरेंजमेंट बन रहे हैं, आर की वैल्यू C2H5 है तो कुछ अलग डिफरेंट अरेंजमेंट्स बन रहे हैं। तो उसका रीजन मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इरेगुलरली जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन्स की जो इरेगुलर ट्रेड्स हैं, एक्सेप्शंस हैं, वो उसकी वजह से किस वजह से हैं? तो उसके पहले तीन रीजन आपको बताए थे। एक तो इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा ये टर्शियरी एमीन पर स्टेरिक हिंड्रेंस, तीन एल्काइल ग्रुप का स्टेरिक हिंड्रेंस नाइट्रोजन को चारों तरफ से कवर कर देता है, और हाइड्रेशन एंथैल्पी, हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो ये तीनों फैक्टर अलग अलग डायरेक्शन में काम करते हैं। तो अगर मैं पिछली क्लास का कंक्लूजन निकालूं तो एक्वस मीडियम के अंदर जो सेकेंडरी एमीन होती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होती है। सेकेंडरी एमीन क्या होती है बेटा? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होती है। तो सेकेंडरी एमीन क्यों होती है स्ट्रॉन्ग बेस? उसका रीजन ये है कि सेकेंडरी एमीन पर स्टेरिक हिंड्रेंस इतना ज्यादा नहीं है, तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इजीली, जब इसके पास सेकेंडरी एमीन के पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर रिसेप्टर आता है तो नाइट्रोजन का लोन पेयर इजीली उसके पास ट्रांसफर हो जाता है। जैसे आप सेकेंडरी एमीन के नाइट्रोजन से लोन पेयर लेने गए तो आप आराम से उसका ले पाओगे, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस है पर इतना भी नहीं है कि ना नाइट्रोजन चारों तरफ से कवर हो गया और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है जो इससे इलेक्ट्रॉन पेयर लेने जा रहा है वो इसके नाइट्रोजन पे पहुंचने में उसको परेशानी फील हो, ऐसा नहीं है, वो पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ टर्शियरी एमीन में क्या हो जाता है, तीनों एल्काइल ग्रुप जो बल्की ग्रुप है और नाइट्रोजन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो जैसे आपको टर्शियरी एमीन के नाइट्रोजन से लोन पेयर चाहिए तो आपको इस नाइट्रोजन पर अप्रोच करने में दिक्कत आएगी। तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस हुआ, डिस्कस कर चुका हूं मैं लास्ट क्लास में, इसलिए अभी मैं शॉर्ट में ही बात कर रहा हूं। फिर मैंने बताया था कि सेकेंडरी एमीन में इंडक्टिव इफेक्ट भी दो एल्काइल ग्रुप का है जो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने की वजह से नाइट्रोजन पर अप्रोच अच्छी है किसी भी इलेक्ट्रॉन पेयर रिसेप्टर की। साथ में सॉल्वेशन एनर्जी भी यहां कम है और यहां ज्यादा है। तो मैंने आपको बताया था कि कुल मिला के जो ये तीनों फैक्टर हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस, हीट ऑफ हाइड्रेशन
प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस, ये तीनों मिला के सेकेंडरी एमीन को ज्यादा बेसिक एमीन बना देते हैं और टर्शियरी एमीन को वीक बना देते हैं, क्योंकि टर्शियरी एमीन से हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम निकलता है। तो अब क्या होता है बेटा, अब इन चीजों में हम जितना ज्यादा डेप्थ में जाएंगे, जितना ज्यादा डिस्कशन करते हैं, तो हमको उल्टा कंफर्ट होने की जगह हम अनकंफर्ट हो जाते हैं, यानी कहने का मतलब कंफ्यूजन हो जाता है। तो बहुत बार हमको कंसेप्ट क्लियर होने के बाद कुछ शॉर्ट ट्रिक से इनके आंसर लर्न कर लेने चाहिए, ताकि हम एग्जाम में गलती नहीं करें। लेकिन आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। आज हम ट्रेड्स की बात करेंगे, तो मैंने थोड़ा सा पिछली क्लास का रिव्यू दिया आपको। अब ये क्लियर है कि ये एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि ये है अमोनिया। तो अमोनिया नाइट्रोजन का लोन पेयर है, तो ये अच्छा बेस है। NH3 पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर डोनर है, मतलब लुईस बेस है। और या फिर ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो ये ब्रांस्टन लोरी बेस। अमोनिया और अमोनिया के में अब ये एल्काइल ग्रुप्स आ गए, तो ये हमेशा ध्यान रखो, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे वो टर्शियरी एमीन्स हो, इनका आपस में क्या रिलेशन है ये एक अलग चीज है। लेकिन जो एमीन्स हैं, अब वो एमीन्स कोई भी हो, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे वो टर्शियरी हो, वो हमेशा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस रहेगी किससे? अमोनिया से, क्योंकि एमाइंस के अंदर जो इंडक्टिव इफेक्ट है, ठीक है, वो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। तो पहला पॉइंट तो आप ये ध्यान रखो कि एमाइंस, चाहे वो प्राइमरी एमीन हो, चाहे वो सेकेंडरी एमीन हो, चाहे टर्शियरी एमीन हो, वो हमेशा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगी अमोनिया के कंपैरिजन में। नंबर 1 पॉइंट। और जिस तरह से अमोनिया जो है, NH3 जो है, वो किसी भी एसिड जैसे HCl से रिएक्ट करती है तो क्या बना लेगा? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। तो उसी तरह से जो हमारा एल्काइल अमाइन है, RNH2 है, वो भी HCl से रिएक्ट करेगा, या किसी भी एसिड से, किसी भी मिनरल एसिड से जब वो रिएक्ट करेगा तो एल्काइल अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। और एल्काइल अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट है अमोनिया क्लोराइड की तरह, और सेकेंडरी एमीन होगा तो यहां 2 एल्काइल ग्रुप आ जाएंगे बेटा, वो का वही हो जाएगा, एक एल्काइल ग्रुप बढ़ा दोगे आप, ठीक है। तो ये सेकेंडरी एमीन, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एमीन मिनरल एसिड से रिएक्ट करके कॉरस्पॉन्डिंग अमोनियम आयन बना देते हैं। जैसे सेकेंडरी एमीन है तो डाई एल्काइल अमोनियम आयन बन गया, टर्शियरी एमीन है तो ट्राई एल्काइल अमोनियम आयन बन जाएगा। अब ये हमको ये क्लियर हो गया कि अमोनिया से ज्यादा बेस है। तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो ये वाली बात थी कि जैसे ये हमने बनाया था, तो ये वाले जो सॉल्ट्स हैं, ये सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास कोई मिक्सचर है जिसके अंदर हमारे पास 2 या 3 चीजों का मिक्सचर है, एमीन्स भी है, उसमें एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है, एल्कोहल भी है। अब हम इन सबको एक दूसरे से अलग अलग करना चाहते हैं, तो हम इस टेक्निक को यूज करते हैं। देखो ध्यान से रीड करो, एमीन सॉल्ट्स आर soluble in water but insoluble in organic solvent like ether. So this reaction is the basis for the separation of amines from the other non-basic organic compounds. मैंने क्या कहा, जैसे इसके अंदर हमारे पास एमीन भी है, कीटोन भी भरा हुआ, कीटोन भी है, एल्कोहल भी है। अब मैं ना इसमें से केवल एमीन्स को अलग करना चाहता हूं, मैं केवल इसमें से क्या किसको अलग करना चाहता हूं? एमीन्स को अलग करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसमें HCl डाल दूंगा। HCl डाल दूंगा तो ये वाला सॉल्ट बन जाएगा, यानी ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये वाला सॉल्ट तो किसमें है, क्या है? ये वाला सॉल्ट है सॉल्युबल इन वाटर। ये वाला किसमें सॉल्युबल है? सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। वैसे ये दोनों भी वाटर में सॉल्युबल है। अब इसमें ये बनने के बाद अब मेरे पास इसके अंदर ये भी है, ये बन गया बेटा, ये वाला आयन। अब इसमें क्योंकि HCl डाल दिया, अब इसमें ये वाला तो सॉल्युबल इन वाटर है पर इनसॉल्युबल इन
ईथर। एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो ये तीनों क्या है, ये तीनों तो वाटर सॉल्युबल भी हैं और ये तीनों ईथर सॉल्युबल भी हैं। ईथर एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो अब मैंने क्या किया, इसके अंदर HCl डाल दिया, तो अब इसके अंदर क्या बन गया, इसके अंदर हो गया मेरे पास NH3 एल्काइल अमोनियम क्लोराइड, एसीटोन है और एल्कोहल है। अब मेरे पास ये ध्यान रखो, ये इसमें बदल गया है, ठीक है। अब इस केस में क्या हो जाएगा, अब यहां सॉल्युबिलिटी डिफरेंट हो गई। ये दोनों तो ईथर में डिसोल्व होंगे और ये ईथर में डिसोल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें ईथर डाल दूंगा। अब मैं जब इसमें ईथर डाल दूंगा तो ईथर में एल्कोहल और एसीटोन तो किस में डिसोल्व हो जाएंगे, ईथर। जैसे मैंने इसमें ईथर डाला बेटा, जैसे मैंने इसमें क्या डाला, ईथर डाला, ये ईथर लिखा है बेटा। जैसे मैंने इसमें ईथर डाला तो ईथर के अंदर एल्कोहल और एसीटोन तो डिसोल्व हो गए। ईथर में एल्कोहल और एसीटोन तो डिसोल्व हो गए, लेकिन ये डिसोल्व नहीं हुआ, तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब अपन इस प्रेसिपिटेट को अलग कर लेंगे। अब हम इस प्रेसिपिटेट को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एसीटोन और एल्कोहल से हमने एमीन को अलग कर लिया, तो ये एमीन्स का सेपरेशन हुआ। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर एमीन को तो हमने फिर बदल दिया। बिल्कुल सही है, बदल दिया। किस में बदल दिया, तो हमारे को एमीन्स नहीं मिले, हमको मिला एल्काइल अमोनियम क्लोराइड, यानी उसका सॉल्ट मिला हमको। क्या मिला हमको, उसका सॉल्ट मिला बेटा। तो हम क्या करेंगे, इस सॉल्ट को NaOH के साथ ट्रीट करेंगे। जब NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो वोलेटाइल एल्काइल एमीन बनेगा, H2O बनेगा और NaCl बनेगा। NaCl नॉन वोलेटाइल है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, जबकि एल्काइल एमीन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, 50-60 डिग्री के आसपास होता है। तो ये नॉन वोलेटाइल है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे और फ्रैक्शन में हमको एमीन्स अलग मिल जाएगी। तो हम तो ये जो इसका प्रॉपर्टी है बेटा, ये जो इसकी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी से हम एमीन्स को उसके अदर इंप्योरिटी के साथ से अलग कर सकते हैं। या यूं बोलूं कि मेरे पास एमीन है तो सही, लेकिन उस एमीन में एल्कोहल और एसीटोन भी उसके साथ एज ए इंप्योरिटी है। तो मेरे को अगर उस प्योर एमीन को अलग करना है तो मैं क्या करूंगा, उस मिक्सचर के अंदर मिनरल एसिड जैसे HCl डाल दिया तो एल्काइल अमोनियम क्लोराइड बन गया। अब ये एल्काइल अमोनियम क्लोराइड वाटर सॉल्युबल तो है, लेकिन ईथर में इनसॉल्युबल है, या किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन इनमें इनसॉल्युबल है। तो मैं क्या करूंगा, अब इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ईथर या बेंजीन डाल दिया तो ये सॉल्युबल नहीं है एल्काइल अमोनियम क्लोराइड ईथर और बेंजीन में, तो प्रेसिपिटेट हुआ। प्रेसिपिटेट को आप अलग कर लो, ठीक है। और एल्कोहल और ईथर, एल्कोहल और एसीटोन जो था हमारी, जो इसमें इंप्योरिटी थी, वो अलग रह गई और प्योर एल्काइल अमोनियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट हुआ। उस प्रेसिपिटेट को अलग करके और अब उस प्रेसिपिटेट को आप NaOH से रिएक्ट करके और एमीन्स को सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह से कोई भी है वो, जैसे ये एनिलीन है बेटा, तो ये एनिलीन भी बेसिक नेचर का है, ठीक है। इसकी बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या होगा बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये भी बेसिक तो है ही, क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर ले लेगा बेटा और बन जाएगा एल्काइल अमोनियम आयोडाइड। क्या बन जाएगा, एल्काइल अमोनियम आयोडाइड। सॉरी HCl लिया ना, और ये एनिलीन है, ये एनिलीन है, तो इसका नाम हो जाएगा एनिलीनियम क्लोराइड। एनिलीनियम क्लोराइड बन जाएगा ये। तो अब एल्काइल अमीन वर्सेस अमोनिया में डिस्कस कर चुका हूं कि अमोनिया ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि एल्काइल अमीन में एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। ये पॉज करके रीड कर लो अच्छे से, प्रीवियस क्लास में भी डिस्कशन है, अभी भी कर चुका हूं मैं। और मैंने ये भी बता दिया था कि जो टर्सरी अमीन है वो गैसियस फेस में सबसे ज्यादा, टर्सरी अमीन गैसियस फेस में सबसे ज्यादा
बेसिक होगा, उससे कम सेकेंडरी और उससे कम प्राइमरी और सबसे वीक अमोनिया होगा। और ये ट्रेड था, लिखा हुआ है देखो गैसियस फेस में, ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं मैं इसको। इन एक्वस फेस तो मैंने आपको बताया था, एक्वस फेस में इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस, ये तीनों मिलके डिसाइड करते हैं। इस वजह से इरेगुलर ट्रेड आते हैं। और इसका डिस्कशन पूरा मैंने प्रीवियस क्लास में कर रखा है। जिसने प्रीवियस क्लास अच्छे से अटेंड की है तो आप इसको रीड करोगे, समझ में आ जाएगा। ये तो स्लाइड्स लास्ट क्लास में मैंने इसलिए डिस्प्ले नहीं की थी क्योंकि वो लाइट चली गई थी, तो इस वजह से फिर मैंने आपको एक्सप्लेन करके छोड़ दिया था, क्योंकि लाइट्स नहीं थी तो प्रोजेक्टर नहीं चल रहा था। तो ये सब प्रीवियस क्लास में पढ़ा रखा है मैंने, आपको इसको खाली पोस्ट करके रीड कर दो। अब है ना, यहाँ पर हम आज नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो हमको क्लियर हो गया कि टर्सरी अमीन की बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है और सेकेंडरी अमीन की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो अब आप हमेशा एक रूल लर्न कर लो कि सेकेंडरी अमीन इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग बेस। अब हमारे पास और अमोनिया एल्काइल अमीन से वीक बेस है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जैसे मेरे पास ये है CH3NH2, प्राइमरी मिथाइलेटेड एमीन है, सेकेंडरी एमीन और ये टर्सरी एमीन। ध्यान देना बच्चों, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्योंकि कुछ बुक्स के अंदर इस तरह से लिखा रहता है, या कभी तो एमी का मतलब होता है मिथाइल, लेकिन हम हमेशा मिथाइल को CH3 की तरह देखते हैं, तो इस तरह से। तो ये एक ही मिथाइल एमीन है, ये भी मिथाइल एमीन है, ये डाई मिथाइल एमीन है, ये ट्राई मिथाइल एमीन है। ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, ये टर्सरी हो गया। गैसियस फेस की बात करें तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, गैसियस फेस में तो आप सीधा ये लिख देंगे, ठीक है। लेकिन इन एक्वस मीडियम, तो एक्वस मीडियम में क्या हुआ, इन एक्वस मीडियम में इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ चलेगा वो देखते हैं कैसा है। तो मैंने क्या कहा आपको, मैंने पूरा डिस्कशन कर रखा है। जब भी आ जाए तो आप आंखें मीच के, यानी ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री एमीन हो गया, ये 3 डिग्री। हमेशा जब भी एमीन्स का बेसिक स्ट्रेंथ अरेंज करने को आ जाए तो सबसे पहले आप बिना कुछ सोचे समझे सेकेंडरी एमीन पहले लिख दिया करो। अगर वो साथ, ठीक है, क्या सबसे पहले लिख दोगे आप, सेकेंडरी एमीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, इस कोई डाउट नहीं बेटा, कोई इफ एंड बट नहीं। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है प्रीवियस क्लास में कि सेकेंडरी एमीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस क्यों होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि टर्सरी और प्राइमरी में बहुत बार हो जाता है, तो अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास यहां पर प्राइमरी एमीन। अब मैंने क्या कहा, हम इसका थोड़ा सा प्रिडिक्शन नहीं कर पाते प्रॉपरली, इसीलिए नहीं कर पाते हैं कि उसमें आपकी भी प्रॉब्लम नहीं है और मेरी भी प्रॉब्लम नहीं है, ये एमीन्स की खुद की प्रॉब्लम है क्योंकि 3 फैक्टर अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो जो तीनों फैक्टर का जो रिजल्ट मिलता है उससे एमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ डिसाइड होती है। इसे थोड़ा सा जो 1-2 पॉइंट में आपको रटने को कहूंगा वो रट लेना, ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करें। और मैं एक्सप्लेन जो कर रहा हूं उससे ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको या उसी तरह के एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उससे ज्यादा अच्छा, ठीक है, प्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकते हैं किसी टीचर के, पर बस वही मिलेगा जो मैं बता रहा हूं। इसीलिए आप सर्च करके भी टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम पहले लिमिटेड रहता है। और फिर ये आ जाता है टर्सरी एमीन। तो इसमें क्या हुआ, सेकेंडरी एमीन तो हमेशा ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और अब इसमें हो जाएगा 1 डिग्री और फिर हो जाएगा 3 डिग्री। तो यहां स्टेरिक हिंड्रेंस डोमिनेट करता है। और अगर मैं यही एग्जांपल इसके लिए ले लूं, इधर कंपैरिजन में ले लेता हूं, तो अगर मैंने यहां लिया C2H5, इथाइल के केस में ये C2H5NH2, ये C2H5 डाई इथाइल एमीन एंड ट्राई इथाइल एमीन।
अब गैसेस फेस में तो ऑर्डर यही रहने वाला है, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अब अगर इसका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनाने को आए तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम टर्सरी एमीन्स को, नहीं सॉरी, सबसे पहले हम सेकेंडरी एमीन को लिख देंगे, ठीक है। अब यहां पर देखो, दोनों को कंपैरिजन में लिख रहा हूं क्योंकि दोनों को ट्रेड अलग है। यहां पर क्या आ जाता है, ये आ जाता है, फिर उसके बाद आ जाता है, अब कोई स्टूडेंट पूछता है सर ये कैसे हुआ, तो बेटा इसका मैं कंसेप्ट क्लियर कर चुका हूं, और ये भी क्लियर, कंसेप्ट क्लियर करने का मतलब ये क्लियर कर चुका हूं आपको कि प्रिडिक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हमारे सिलेबस में ज्यादा मतलब इस तरह से वही पॉइंट आएंगे जो आप सोल्व कर पाओगे, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड होती है तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। तो यहां पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, खाली मिथाइल और इथाइल की ट्रेड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इवन देन जेईई मेंस और नीट में भी। तो आपको मिथाइल और इथाइल के ही ट्रेड याद रखने हैं। अब यहां पर क्या हुआ, 2 डिग्री तो हमेशा ही ज्यादा, और फिर यहां आ जाता है 3 डिग्री और 1 डिग्री। तो कंपेयर करो, यहां पर डिफरेंस है, जहां पर मैंने अंडरलाइन कर दी, रेड अंडरलाइन, कि मिथाइल हो तो पहले 1 डिग्री लिखना है, फिर 3 डिग्री लिखना है बेसिक स्ट्रेंथ में, और इथाइल हो तो पहले 3 डिग्री है फिर 1 डिग्री है। बस ये आपको ध्यान रखना है, और ये एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है, यहां मिथाइल का पूछेगा, इथाइल का पूछा है, तब हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको मैं याद रखने के लिए बच्चों को एक ट्रिक दे देता हूं, आप, मैं बोलता हूं बच्चों आप ऐसे याद कर लो, 1331, 1331, इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब ये है, ये 1, ये 3, ये 3, ये 1। तो 13 नंबर बड़ा है कि छोटा है, छोटा है। 13 पहले आएगा, 31 बाद में आएगा, छोटा नंबर पहले, बड़ा नंबर छोटा, छोटे वाले के लिए, यानी मिथाइल के लिए तो 13, मिथाइल के लिए तो 13 लर्न कर लो, और इसके लिए लर्न कर लो 31। छोटा नंबर छोटे एल्काइल ग्रुप के लिए, बड़ा नंबर बड़े एल्काइल ग्रुप के लिए। तो 13 स्मॉलर नंबर है, तो वो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के लिए है। 31 बड़ा नंबर है, तो बड़े एल्काइल ग्रुप इथाइल के लिए है। तो ये ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। और NH3 तो क्या होगा, सबसे ज्यादा वीक बेस हो जाएगा। NH3 तो अगर मैं यहां लूं तो यहां पर NH3 आएगा, और इधर भी यहां पर NH3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एक तो आप ये वाला इस तरह से याद कर लें आप, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है बोर्ड में, या तो इथाइल वाला दे देंगे या मिथाइल वाला दे देंगे, और बुक में क्वेश्चन है, मैं कराऊंगा, आप कर लोगे इजीली। अब आगे कोई, अब बस अब चैप्टर में इस तरह की बात नहीं आएगी जहां अपन प्रेडिक्शन में प्रॉब्लम आए, ठीक है। अब ये देखो बेटा, एराइल एमाइन वर्सेस अमोनिया। तो एराइल एमीन मतलब जब NH2 ग्रुप डायरेक्टली या नाइट्रोजन डायरेक्टली कम से कम एक एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ हो, यानी नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी में से कम एक वैलेंसी डायरेक्ट किससे सेटिस्फाई हो, एक वैलेंसी जब डायरेक्टली सेटिस्फाइड होती है एरोमेटिक रिंग से, तो क्या होता है देखो, एरोमेटिक रिंग, तो नाइट्रोजन NH2 का जो लोन पेयर है वो एरोमेटिक रिंग में जाके डीलोकेलाइज्ड होता है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास तो होगा ये बेटा, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस रहेगा टू एरोमेटिक रिंग,
या यूं बोलो एरोमेटिक रिंग नाइट्रोजन का लोन पेयर अपनी तरफ खींच लेगी, और ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम क्लोरोबेंजीन से बनाते आ रहे हैं। अब तो आप भी देख देख के थक गए हो कि एक ही तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ऑर्थो और पैरा पर आएगा नेगेटिव चार्ज और एलिमेंट पे बाहर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ये बॉन्ड जैसे अंदर जाएगा, ये इधर टूट गया, ये इधर टूट गया, तो ये नेगेटिव चार्ज यहां आ गया और ये यहां आ गया। अब मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं थोड़ा, ठीक है। अब ये आपको बनाने आते हैं, मैं वीडियो के थ्रू प्रैक्टिस करवा करवा के आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। हमेशा ऑर्थो और पैरा पर ही चार्ज आते हैं और इनके एरोस रिप्रेजेंट करना जरूरी है सारे रीजन। अब यहाँ OH होगा, फिनोल क्लोरोबेंजीन था तो यहाँ Cl था, फिनोल था तो यहाँ OH था, एरोमेटिक ईथर था तो यहाँ OR था, NH2 है, ठीक है। बस अब फर्क ये पड़ गया। अब ये देखो इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो वापस लोन पेयर की जगह आ गया, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए इसके। तो कुल मिला के ये हो गया कि यहां पर वापस जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो एरोमेटिक रिंग में डीलोकलाइज्ड हो गया, वो एरोमेटिक रिंग में डीलोकलाइज्ड हो गया। तो एराइल एमीन, एनिलीन, एरोमेटिक एमीन, तो एनिलीन एराइल एमाइन का या एरोमेटिक एमीन का एक एग्जांपल है। बहुत सारे हो सकते हैं एरोमेटिक एमीन्स अलग अलग टाइप के। तो यहां पर ये हो जाता है बेटा, ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। तो यहां पर क्या होता है, इसका जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनेगा वो इस तरह से बनेगा और नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड बन गया। क्या बन गया, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तो कुल मिला के क्या हुआ कि इसका नाइट्रोजन, तो एनिलीन में नाइट्रोजन पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो गई क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप हो गया, ये दे रहा है तो ये ले रहा है, तो ये लेने वाला ग्रुप हो गया। तो एरोमेटिक रिंग ने क्या किया, नाइट्रोजन के लोन पेयर को अपनी तरफ खींचकर एरोमेटिक एमीन में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो एरोमेटिक रिंग के अंदर डीलोकलाइज हो गया। इस वजह से एरोमेटिक एमीन के नाइट्रोजन पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो गई और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन पेयर देने की ये वाली जो टेंडेंसी है वो किसी दूसरे को देने के लिए अवेलेबल कम है ये। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये अमोनिया से वीक बेस होगा, यानी अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा वीक बेस हो गया हमारा एराइल एमीन। ठीक, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं AR मतलब एरोमेटिक रिंग, ARNH2, ये ARNH2 है। तो ये वीक बेस हो गया, उससे ज्यादा NH3 हो जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन का कोई, नाइट्रोजन पे जो तीनों हाइड्रोजन है, इन तीनों हाइड्रोजन का कोई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं है, न्यूट्रल है। और यहां पर और फिर इधर एल्काइल ग्रुप का तो ठीक है, तो ये तो नाइट्रोजन का लोन पेयर अंदर डीलोकलाइज होता है, ये यही का यही है और ये और पुश हो रहा है। तो ये हो गया एरोमेटिक एमीन, ये हो गया एलिफेटिक एमीन। तो क्लियर हो गया, एरोमेटिक एमीन तो अमोनिया से वीक बेस होते हैं और एलिफेटिक एमीन स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ये एक बोर्ड का अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाई एनिलीन और व्हाई एरोमेटिक एमीन्स आर वीक बेस देन अमोनिया एंड व्हाई एल्काइल एमीन्स आर स्ट्रॉन्ग बेस देन अमोनिया। ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप ध्यान रखो। अब हम इस पे ग्रुप को देखेंगे, तो ये हमेशा ध्यान रखो कि एनिलीन जो है वो वीक बेस है और इसका हम एक बार ये देख लेते हैं। अच्छा, अब अगर हम सब्स्टिट्यूट लगा दें, चलो सब्स्टिट्यूट की भी बात कर लेते हैं। तो मैंने
एक बार वापस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने ही पड़ जाएंगे, क्यों मिटा दी है। तो देखो, अब अगर मैं सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन की बात करूं, यानी एनिलीन के ऊपर मैं एक ग्रुप लगा दूं कोई भी, और फिर हम देखें कि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ का क्या ट्रेड हो रहा है। फिर हम चेक करते हैं कि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या है। तो मैं हमेशा बता चुका हूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के। अभी क्लियर कर देता हूं एक, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखो बेटा कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, नीचे ले लेते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I group, inversely proportional to +I, directly proportional to -R, inversely proportional to, directly proportional to electron withdrawing group, electron donating group। ये रट भी लोगे तो भी सही है, कंसेप्ट तो मैं पूरे अच्छे से क्लियर कर चुका हूं। एसिडिक स्ट्रेंथ के तो अच्छे से कंसेप्ट कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, फिनोल्स के अंदर। बेसिक स्ट्रेंथ में क्या होगा, अब इस नाइट्रोजन के लोन पेयर की स्टेबिलिटी रिंग पे जितनी बढ़ेगी, नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेटिंग नेचर उतनी कम हो जाएगी। यानी ये नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर इजीली जा रहा है तो स्ट्रॉन्ग बेस, और हार्डली जा रहा है तो वीक बेस। अब मैं एक ग्रुप लगा देता हूं, NO2 नाइट्रो। तो नाइट्रो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसका -I इफेक्ट है, -R इफेक्ट है, इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट है, खींचने वाला ग्रुप है। तो ये इस नाइट्रोजन के या इस नेगेटिव चार्ज को वो स्टेबलाइज करता है। साथ में अगर हम यहां देखें तो यहां पर ये जो पाई बॉन्ड है, ओके, तो ये बॉन्ड यूं टूटेगा, ये यूं बॉन्ड टूटेगा, तो मेरे पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहां स्पेस नहीं है, इसको मिटाना नहीं चाहता मैं, तो ये एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बन जाएगा। या एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बन जाएगा। जो इस तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम पहले खूब बना चुके हैं, और ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन और बढ़ा, इस NO2 ग्रुप ने इसको और अच्छा स्टेबलाइज किया, ठीक है। तो इस नाइट्रोजन के लोन पेयर की डोनेटिंग टेंडेंसी और कम हो जाएगी। तो नाइट्रो ग्रुप लगते ही ये बेसिक स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I एंड -R। तो ये ग्रुप कौन सा है, ये ग्रुप बेटा -I और -R ग्रुप ही तो है। ये ग्रुप कौन सा है, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो है। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को ये कम करेगा। अब इसकी जगह हम CHO लगा दिया तो भी यही बात होगी बेटा, कोई भी लगा दो जो ये वाला ग्रुप है। अब CHO में भी यही हुआ बेटा,
ये आपके सामने। तो मोरलेस CHO है, COOH है, NO2 है, CN है, ये सारे के सारे ग्रुप क्या करेंगे, ये सारे के सारे ग्रुप एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे, एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ को पहले से कम करेंगे। अगर मैंने यहां COOH लगा दिया है, ठीक है, तो भी वही हो जाएगा। मैंने यहां CN लगा दिया है, तो भी वही हो जाएगा। यानी पाई बॉन्ड वाला, आप देख रहे हो ना, पाई बॉन्ड वाले ग्रुप, यानी यहां पर ये वाले जो ग्रुप आ रहे हैं इनमें पाई बॉन्ड है, ये रहे पाई बॉन्ड, ये दोनों रेड वाले पाई बॉन्ड ही तो है। यानी रिंग से जुड़ा हुआ फर्स्ट एलिमेंट पे पाई बॉन्ड है, तो समझ लो वो -I-R। भाई पहचानेंगे कैसे? कुछ स्टूडेंट बोलते हैं हमको कैसे मालूम पड़ेगा? अरे बेटा मैंने बार बार बताया कि इस रिंग से जुड़ा हुआ जो पहला एलिमेंट है, अगर उस पर पाई बॉन्ड है तो वो -I और -R शो करेगा। ठीक है, तो अब आप देख लो, ये हो जाता है। तो ये चीज हो गई बेटा। और अगर मैं इधर +I ग्रुप लगा दूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो अब इस केस में इनकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इस केस में इनकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। एक तो एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा नहीं, और उल्टा ये जैसे एल्काइल ग्रुप लगा दिया, तो एनिलीन पे जब हम एल्काइल ग्रुप लगा देते हैं तो उसको टोल्यूडीन बोलते हैं, TOULDENE, टोल्यूडीन। तो CH3 लगा दिया, जैसे टोल्यूडीन बन गया, पैरा टोल्यूडीन बोलेंगे। तो मिथाइल ग्रुप क्या करता है? मिथाइल ग्रुप इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, क्योंकि ये अब ग्रुप इलेक्ट्रॉन, अब ये जो ग्रुप है वो +I ग्रुप है, अब ये जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। यानी एनिलीन से ज्यादा बेसिक है पैरामिथाइल एनिलीन, जिसको टोल्यूडीन बोल रहे हैं हम। और उसके अलावा अगर हम यहां पर CH3 की जगह हमने जैसे OH लगा दिया, OR लगा दिया, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस शो करते हैं, तो ये इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। ठीक है ना? OH ग्रुप कौन सा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसका रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। इंडक्टिव -I है, लेकिन हमेशा जब आपके पास दो चॉइस हो कि OH का इंडक्टिव इफेक्ट पहले देखते हैं कि रेजोनेंस, तो रेजोनेंस हमेशा रेजोनेंस को प्रायोरिटी देते हैं। रेजोनेंस ज्यादा डोमिनेट करता है, इंडक्टिव इफेक्ट को दबा देता है वो। ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको डिस्कस किया कि इनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो किस तरह से ट्रेड करती है। अब इसमें मैं कुछ स्लाइड्स डिस्प्ले कर रहा हूं, उसको देख लो। तो और इसमें मैं बार बार कह रहा हूं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्लास ढंग से देख के शॉर्ट नोट्स बना लो, काम काम की चीजें ही नोट्स में लिखो आप। ये वापस वही लिखा मैंने कि वही ये जो ग्रुप है ये बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे, इलेक्ट्रॉन पोस्ट करके देख लेना। ऑर्थो इफेक्ट क्या है? जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ऑर्थो, जो मैंने आपको बताया था कि है ना, जब कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं तो वहां पे भी बेंजोइक एसिड की बात की थी। तो बेंजोइक एसिड में क्या होता है, ऑर्थो पर कोई भी ग्रुप हो, चाहे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, लेकिन ऑर्थो पे आने से उसकी हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। किससे? बेंजोइक एसिड से। इसको हम ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं। अब इसका कोई प्रॉपर रीजन अभी तक नहीं मिला है, तो हम उसको एक नाम दे दिया ऑर्थो इफेक्ट। तो सिमिलरली ये ऑर्थो इफेक्ट हमको एनिलीन में भी मिलता है, एरोमेटिक एमीन्स में भी मिलता है, कि यहां पर अगर ऑर्थो पोजीशन पर, बेटा अगर ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप आ जाता है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। यहां तो बढ़ जाती है बेंजोइक एसिड में और यहां कम हो जाती है। तो अगर आप
तो हमेशा ये ध्यान रखना, यहाँ कोई भी ग्रुप लग रहा है और इन दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ पूछ लिया तो ये वाली बेसिक लेस बेसिक होगा। अब ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। ऑर्थो इफेक्ट से बेंजोइक एसिड की तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है और बेसिक में उल्टा हो गया, एसिड का उल्टा बेस होता है तो वो नेचर इफेक्ट भी उल्टा हो गया। तो ऑर्थो ये भी रीड कर लेना आप, ऑर्थो इफेक्ट वही लिखा है जो मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि बेसिसिटी, यहाँ पर ये ग्रुप चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, यहाँ ये आता है तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है एनिलीन से। तो ये ट्रेड बनाते वक्त ध्यान रखना कि जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ आए तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड को सबसे वीक बेस लिखोगे, और एलिफेटिक में जब अरेंजमेंट आए तो सेकेंडरी एमीन को सबसे स्ट्रॉन्ग लिखोगे। अब ये क्राइटेरिया समझाएं जो मैं अभी पढ़ा चुका हूं, प्लस आई और प्लस एम। देखो प्लस एम को हम प्लस आर भी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से माइनस एम को हम बेटा क्या बोलते हैं, माइनस आर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं ये दोनों पॉइंट अभी जस्ट, जो भी मैं डिस्प्ले करता हूं वो एक्सप्लेन करने के बाद ही करता हूं। अच्छा, हम अब ये जो थोड़ा सा पॉइंट है ये हम अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ये दो पॉइंट, और फिर हम बहुत स्मूथ हो जाएगा चैप्टर, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये वाले पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो हम लेकिन 10-15 मिनट के पॉइंट ये जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं अभी आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आपको सोल्व करके रखने हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं क्या पढ़ाऊंगा, बेसिकली क्वेश्चंस कराऊंगा। तो ये कुछ बुक के क्वेश्चन है, तो इसको आप वीडियो को पोस्ट करते हुए इन क्वेश्चंस को कॉपी कर लो और इनका सॉल्यूशन निकालो, और नेक्स्ट क्लास में जब मैं सोल्व करूंगा तो हो जाएंगे, ठीक है। जो ये 13.4 क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू, तो मैं अभी पीकेबी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा। पीकेबी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और केबी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, ये हम 11th में पढ़ते थे, अगर कोई स्टूडेंट भूल गए हैं तो उनको लिए बता रहा हूं कि इन जो केबी का ऑर्डर होता है वही बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, और पीकेबी का जो ऑर्डर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जिसका पीकेबी हायर है वो वीक बेस है। हायर पीकेबी तो हो जाएगा वो वीक बेस, और लोअर वैल्यू ऑफ पीकेबी तो बेटा वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। 11 में था ये, केबी क्या है, केबी इज द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। एनीवे, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके रखने हैं, अगर आप सॉल्व नहीं करोगे ये क्वेश्चन तो आप एग्जाम में भी नहीं कर पाओगे। मैं तो क्या नेक्स्ट क्लास में आके सॉल्व करके आपको बता दूंगा, लेकिन उससे आपको लॉस है, कोई मतलब नहीं है। ये देखते जाओ बेटा, इनको सॉल्व करना है, वीडियो को पोस्ट करके क्वेश्चन कॉपी करके, और ये सब क्वेश्चन बिल्कुल मेरे को सॉल्व चाहिए। ये टॉलिडीन बता दिया मैंने अभी, पैरा पोजीशन पर CH3, कॉपी करते रहना बेटा। अब ये तो क्या केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएगा, तो ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट करके रखना। नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चन डिस्कस करके फिर हम चैप्टर बहुत स्मूथ होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली बेसिक स्ट्रेंथ में थोड़ी सी बच्चों को कंफ्यूजन आता है तो वो क्लास निकल गई, अब तो स्मूथ और सिंपल क्लासेस